पिछले लेक्चर में हमने मेद धातु ये टॉपिक समाप्त कर दिया था। उसके सभी पॉइंट्स भी देख लिए थे और उसके अंदर की जो महत्वपूर्ण श्लोक थे उसको भी हमने टिक मार्क कर लिया था। ओके, तो उसकी नोट्स बना लीजिए, आवश्यक है। अब मेद धातु के बाद हम उसके बाद का टॉपिक देखते हैं, अस्थि धातु। तो अस्थि धातु भी हम उन्हीं मुद्दों के आधार पर देखेंगे जिस मुद्दों के आधार पर हमने इसके पहले की धातुएं देखी है। तो सबसे पहला मुद्दा आता है उसकी व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति में सबसे पहले तो वो श्लोक रहेगा जो श्लोक इसके पहले भी रक्त धातु से लेकर हमें शुक्र धातु तक काम में आएगा, इसीलिए हमने सभी धातुओं के अंतर्गत उस श्लोक को देखा है। तो वो श्लोक था, रसाद रक्तम ततो मांसम मासात मेद प्रजायते मेदो अस्ति ततो मज्जा मज्जन्यः शुक्रम तो जायते। शुश्र सूत्र स्थान 14/10। तो ये तो सभी धातु के लिए आने वाला श्लोक है। अब हम स्पेसिफिक जो अस्थि धातु की व्युत्पत्ति के लिए उपयोग में आए वो श्लोक देखते हैं। तो उसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा स्थान 15/30 एंड 31। चरक चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय का 30वां तथा 31वां श्लोक। 30वें अध्याय की सेकंड लाइन है और 31वें अध्याय की फर्स्ट लाइन है। तो ग्रहणी अध्याय में ये श्लोक हमें मिलता है चरक के चिकित्सा स्थान के। इसमें कहा है कि पृथ्वी अग्नि अनिलादीनां संघात स्वोष्मना कृतः खरत्वं प्रकरोतस्य जायन्ते अस्ति ततो हुना। इस श्लोक का अर्थ यह होता है कि मेद धातु अग्नि से पककर तथा पृथ्वी अग्नि और वायु का संयोग प्राप्त कर खर बन जाता है और उस खर हुई मेदा का नाम अस्थि कहा जाता है। तो ऐसा उसका अर्थ बताया गया है। इसका मतलब यह होता है कि मेद धातु जो भी न्याय होते हैं उसके अनुसार बन जाता है और उसका जो पोष्य भाग निकलता है जिससे अस्थि धातु की निर्मित होती है, उस पोष्य भाग के ऊपर, पोषक भाग के अंश के ऊपर अस्थि की प्रक्रिया होती है। ये हमें जो अस्थि धातु निर्मित होने के लिए सूक्ष्म भाग उससे प्राप्त हुआ है उसके ऊपर अस्थि की जो अग्नि होती है उसकी प्रक्रिया होती है और अस्थि की अग्नि की प्रक्रिया होने के बाद अस्थि में दो महाभूत आधिक्यता युक्त होते हैं। एक तो रहता है पृथ्वी महाभूत, उसका जो हार्ड पार्ट होता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है जो पृथ्वी महाभूत से बनता है, और दूसरा होता है वायु महाभूत। उसके अंदर की जो अवकाश होता है, उसके अंदर का सुशीर पार्ट होता है, उसके अंदर का जो स्पेस होता है वो वायु महाभूत का होता है। तो अस्थि महाभूत में मुख्यतः दो, अस्थि धातु में मुख्यतः दो महाभूत पाए जाते हैं, पृथ्वी और वायु। तो मेदा से जो हमें सूक्ष्म भाग मिलता है अस्थि निर्मित के लिए, उसके ऊपर जब अस्थि अग्नि की प्रक्रिया होती है तो पृथ्वी, वायु तथा अस्थि अग्नि इसका संयोग होता है और उससे खर बन जाता है, मतलब खरत्व उसमें आ जाता है कि पहले जो मेद रहता है वो लिक्विड रहता है। ओके, उसकी जो कंसिस्टेंसी रहती है वो लिक्विड होती है।
वो द्रव रूप में होता है, लेकिन उसके ऊपर जब अस्थि अग्नि की प्रक्रिया हो जाती है तो उसका कन्वर्जन सॉलिड स्टेट में हो जाता है, तो वो खर हो जाता है और उसी को हम अस्थि कहते हैं। ऐसा इस विपत्ति में बताया गया है। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसकी निरुक्ति। तो निरुक्ति जो है वो वाचस्पत्यम से आई है, तो ये ठीक से सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मैं श्लोक भेजूंगा, इसका मीनिंग आप लिख लेना। इसमें कहा है मेदोय अस्त्य अग्निना पक्वम वायुना च अति शोषितम तदस्थि संज्ञा लभते ससारः सर्व विग्रह। तो इसमें भी वही आया है कि मेदोग्नि से जो की प्रक्रिया होने के बाद हमें जो पार्ट मिलता है उसके ऊपर अस्थिग्नि की भी प्रक्रिया होगी और वायु के द्वारा उसका अतिशोषण होता है। ओके, अतिशोषण होता है मतलब वायु अग्नि की उसके ऊपर प्रक्रिया होती है और वायु अग्नि की प्रक्रिया के द्वारा, वायु अग्नि के कार्य के द्वारा वो लिक्विड अवशोषित करने के कारण उसका कन्वर्जन खर अस्थि धातु में हो जाता है और उसी को हम अस्थि कहते हैं। उसी सार भाग को अस्थि ये संज्ञा प्राप्त होती है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। उसके बाद इसके पर्याय, पॉइंट नंबर 3, इसके जो पर्याय है मुख्यतः पहले 2 पर्याय कीकस और कुल्य, कीकस तथा कुल्य। कुल्य केदारी कुल्य न्याय में जिस प्रकार से होता है वो कुल्य, लेकिन यहाँ पे कुल्य का वो मीनिंग नहीं आया है। यहाँ पे इन 2 शब्दों का अर्थ ही होता है, दोनों भी शब्द अलग अलग है, कीकस और कुल्य, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो लगभग सेम है। इसका मतलब ये होता है जो मृत्यु के बाद भी टिकने वाला या सबसे आखिरी में नष्ट होने वाला। क्या होता है आपको पता है, अस्थि ये ऐसा धातु है जो मृत्यु के बाद भी जब अगर उस को जलाया जाए या फिर उसको हम जमीन में गाड़ दें मृत्यु के उपरांत, फिर भी जो पार्ट होता है जो सबसे एंडिंग में बचता है या फिर नष्ट होते हुए भी सबसे एंडिंग में नष्ट होता है, वो पार्ट अस्थि होता है। तो मृत्यु के बाद भी जो टिकता है या फिर सबसे आखिरी में नष्ट होता है उसको अस्थि कहा जाता है। उसको ही के कारण इससे ये 2 पर्याय मिले हैं, कीकस तथा कुल्य। मेदोज, मेदोज का मतलब होता है जो हमें मेद से प्राप्त होता है। मेदोतेज, मेदोतेज का मतलब होता है मेद का जो तेज भाग रहता है उसे कहते हैं मेदोतेज। तो इसीलिए उसका पर्याय है सार। सार का मतलब मेद का सार, सार करकर, सार करकर, करकर में दूसरे क के ऊपर रफा है, सार करकर। सार करकर का मतलब होता है जो ऐसा सार जो हमें सॉलिड रूप में प्राप्त हुआ है। करकर का मतलब होता है खुरदर या फिर जो जिसमें खरता ज्यादा होती है, तो ऐसा खर युक्त जो सार हमें मिलता है, इसीलिए उसको सार कर ये संज्ञा दी गई है। तो ये इसके कुछ पर्यायी नाम है, बाकी भी है, यहाँ पे हम बाकी नहीं देखेंगे। हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अस्थि धातु के स्थान। अस्थि धातु के स्थान में हम पहले उसके स्थान देखेंगे और उसके अंतर्गत फिर जो पॉइंट्स उसके अंदर आते हैं उसको डिटेल में देखेंगे। तो अस्थि धातु का स्थान देखा जाएगा तो पूरे शरीर में होता है, आपको बताइए, टॉप टू बॉटम, क्रेनियल कैविटी से लेकर टू की बूंद तक हर जगह अस्थि होती है, तो सर्व शरीर। उसके बाद अस्थि वह स्रोतस, अस्थि वह स्रोतस।
अस्थि व स्रोतस ये उसका प्रमुख स्थान। और तीसरा अस्थिधरा कला, अस्थिधरा कला। तो हम अस्थि व स्रोतस जो होते हैं उस पॉइंट को देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट के रूप में कि अस्थि व स्रोतस के मूल स्थान। ओके, तो मूल स्थान के साथ उसको हम देख लेते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट अस्थि व स्रोतस के मूल स्थान, उसका जो रेफरेंस है वो चरक विमान स्थान 5/8, चरक विमान स्थान के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। अस्थि वहानाम स्रोतसाम मेदो मूलम जगम च। तो इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि जो अस्थि व स्रोतस है उसका मूल स्थान है मेद के मूल तथा जगन। तो इसका अर्थ क्या होगा कि मेद की मूल, इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि मेद की मूल क्या है। तो मेद के मूल स्थान का जो श्लोक है वो है कि मेदो वहानाम स्रोतसाम रुक्को मूलम वपावहनम च। ओके, तो वहां पे बताया था कि रुक्क तथा वपावहन ये उसके दो मूल स्थान बताए गए थे, और यहाँ पे मेदो मूल कहा है। इसका मतलब रुक्क और वपावहन यही उसके मूल स्थान है। और उसके बाद जगन है। अब इनको क्यों कहा गया उसका मूल स्थान, ये हम देखते हैं। जो रुक कर रहते हैं उसके ऊपर फैट का डिपोजिशन रहता है और वो जघन प्रदेश के पास होते हैं, ये एक कारण है। और उसके बाद वपावहन, वपावहनम जो होता है, तो वपावहनम ये एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर का लेयर है, फैट की लेयर है। तो इनके द्वारा निर्मित होती है अस्थि। ओके, तो शरीर में जब मेद का संचय होता है, अगर मेद का संचय ज्यादा होने लग गया, वहां पे कोई विकृति उत्पन्न हुई, तो उसका परिणाम अस्थि के ऊपर होता है। या फिर अस्थि प्रॉपरली तब नहीं बन पाती है जब उसके पहले के जो धातु है उसमें किसी प्रकार की विकृति आ गई है, तो उसके द्वारा उसके नई धातु की निर्मित ठीक तरीके से नहीं बन पाती है। तो इसीलिए उन्होंने वहां पे मेदोमूलम कहा है। ओके, और अस्थि जो होती है ये कोई लिक्विड थिंग नहीं होती है जिसका वहन हो सके। ओके, उसका स्थान जो होता है वो संपूर्ण शरीर में होता है, लेकिन ये जो प्रदेश होता है मोमेंटम का और रुक का, उसके नीचे के स्पेस में उसका वजन होता है। ओके, उसके ऊपर उसकी ग्रिप आती है। इस कारण मेद को की मूल को ही इसका मूल स्थान कहा गया है। और कुछ पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, या फिर जो पॉइंट मैंने कहा है वही पॉइंट लगभग यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि शरीर में मेद धातु का प्रमाण बढ़कर मेद वृद्धि होने से अवरोध निर्माण होकर अस्थि पोषण अंश अस्थि धातु तक पहुंच नहीं सकता, वह अस्थि क्षय होता है। तो यह कहना है जब मेद धातु का प्रमाण बढ़ता है, शरीर में मेद धातु का प्रमाण बढ़ता है और मेद वृद्धि होती है। ओके, तो शरीर में अगर योग्य मात्रा में मेद बन रहा है जितना आवश्यक होता है, तो दैट इज नॉट एबनॉर्मेलिटी, दैट इज नॉर्मल थिंग। बट जब उसकी वृद्धि प्रमाण से ज्यादा हो जाती है तो वो विकृति होती है, और वो तब होती है जब
अस्थि पोषक अंश का अवरोध होता है, और अस्थि पोषक अंश का अवरोध होने के कारण उसके पहले का जो धातु होता है उसकी मात्रा ज्यादा प्रमाण में बढ़ती है, जो विकृत होती है। शरीर को अस्थि पोषक अंश अगर नहीं मिले या फिर किसी कारणवश अस्थि धातुवाग्नि ठीक से कार्य नहीं कर रही होगी तो उस वक्त अस्थि धातु की निर्मिति नहीं होती है, और उस वक्त विकृत रूप में मेद धातु की वृद्धि होती है। और जब भी मेद धातु की वृद्धि विकृत मात्रा में होती है उसका परिणाम अस्थि के ऊपर होकर अस्थि का क्षय होता है। मेदोवृद्धि यानी एबनॉर्मल वेट गेन जब होता है, स्थूल्य जब उत्पन्न होता है, ओबेसिटी जब उत्पन्न होती है, तो उसकी वजह से अस्थि क्षय यानी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस का कारण भी मेदोवृद्धि तथा स्थूल्य को कहा गया है। ऐसे वक्त वजन कम करना यह वैद्यकीय चिकित्सा का प्रमुख भाग होता है। तो इस वक्त एडवाइस यही दी जाती है कि वेट कम किया जाए। वेट कम किया जाएगा तो अपने आप अस्थि का पोषण हो सकता है, यानी अस्थि पोषक आहार दिया जाता है, और अस्थि पोषक आहार देने के बाद उसका पाचन हो, उसकी अग्न्यास्थि बढ़े, इस प्रकार की मेडिसिन दी जाती है। इसकी वजह से मेद का क्षरण होके उसके बाद का जो धातु होता है अस्थि धातु वो योग्य तरीके से निर्माण हो सकता है। तो मेद धातु अच्छा रहे तभी अस्थि धातु का पोषण अच्छे से हो पाता है, यानी मेद की मात्रा अगर ना कम हो ना ज्यादा हो, योग्य मात्रा में रहे, तभी उसके बाद बनने वाला जो धातु होता है उसके बनने के लिए अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, और उसके बाद बनने वाला अस्थि धातु ये सही मात्रा में उत्पन्न हो सकता है। ओके, तो दैट इज अ चेन कि हर चीज डिपेंड होती है, इसके पहले की चीजें उसके ऊपर डिपेंड, इसके पहले की चीजें, तो इसीलिए उसके मूल स्थान में भी ऐसा ही कहा है कि मेदो मूलम जघंज। मेद के मूल जो होते हैं वो अगर प्रॉपर तरीके से रहेंगे तो उसके बाद बनने वाला जो अस्थि होगा वो भी ठीक तरीके से बन पाएगा। अब जघन, जघन क्यों कहा गया है? जघन दैट इज अ पेल्विक बोन, पेल्विक रीजन। अस्थि धातु का धारण कार्य प्रमुखता से जघन अस्थि पर निर्भर है और उसी वजह से शरीर खड़ा रहता है। तो जघन जो प्रदेश होता है, पेल्विक जो प्रदेश होता है, इन दिस रीजन सिचुएट द सैक्रम। सैक्रम इट कनेक्ट विथ द वर्टिब्रास, okay, or all vertebrates weight can carry by sacrum, and sacrum at the hip joint connect with pelvic bones. okay, तो जो pelvic के रीजन में हिप बोन होता है, हिप बोन के साथ इसका कनेक्शन रहता है, सैक्रम का फ्यूजन होता है। ओके, और ऊपर की बॉडी का जितना भी वेट होता है वो वर्टिब्रा के द्वारा सैक्रम के ऊपर आता है, और सैक्रम वो वेट दो हिप बोन के ऊपर डिवाइड कर देता है। तो अपर की इसका पूरा वेट आ गया उसके ऊपर, सैक्रम के ऊपर, सैक्रम ने उसको डिवाइड कर दिया। अब पेल्विक रीजन में, हिप बोन में, तो बॉडी का मुख्यतः वेट उसके ऊपर आ जाता है, और जो नीचे की एक्सट्रीमिटीज होती है, लेग्स, दैट आर आल्सो कनेक्ट विद हिप बोन एट एसिटाबुलम। तो दैट इज द सेंटर पार्ट जिससे कि ऊपर शरीर का भार निर्भर होता है, या मुख्य जॉइंट वही पे स्थित होते हैं। वो जो रीजन रहता है वो पेल्विक रीजन रहता है, और उस रीजन को, उस जघन के प्रदेश को जघनास्थि कहा जाता है, और इसलिए जघन को अस्थि धातु का
मूल स्थान बताया गया है। तो ये जो वर्णन था ये चरक संहिता के अंतर्गत आया है कि उसके मूल स्थान मेदोमूलम तथा जबन होते हैं। अब सुश्रुत संहिता में अस्थि व स्रोतस के मूल स्थान क्या बताएगा? अगर क्लास होती तो सही मजा आता इस क्वेश्चन का। सुश्रुत संहिता में अस्थि व स्रोतस नहीं बताया, उन्होंने अस्थि व स्रोतस को नहीं माना है। तो हम इसके बाद का पॉइंट देखते हैं जो अस्थि व स्रोतस के बाद आता है अस्थिधरा कला। तो अस्थिधरा कला की डायरेक्ट पेक्युलरिटीज है, उसके स्पेसिफिक यूनिक फीचर्स है अस्थिधरा कला के वैशिष्ट्य। ओके, अस्थिधरा कला की यूनिकनेस क्या है? तो उसका जो श्लोक आया है वो दलहन टीका का श्लोक है। दलहन टीका सुश्रुत कल्पस्थान 4/14। ओके, सुश्रुत कल्पस्थान के चौथे अध्याय का 40वां श्लोक है। तो श्लोक मात्र एक लाइन का है, या एव कला पुरुष धरा सा एव अस्थिधरा। ओके, तो इसका मीनिंग मैं नहीं भेजूंगा क्योंकि बहुत ही सिंपल मीनिंग है, लाइन देखते बराबर आपको समझ में आती है कि या एव कला पुरुष धरा, जहां पे पुरुष धरा कला होती है, सा एव अस्थिधरा, अस्थिधरा कला भी वही होती है। जो पुरुष धरा कला है वही अस्थिधरा कला है। और पुरुष धरा कला कहाँ पे होती है? तो पक्वशय में होती है। तो उसी को अस्थिधरा कला कहा जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। तो इतना है उसका मीनिंग है, और ये उसकी स्पेशलिटी है, ये उसकी विशेषता है। लेकिन यहाँ पे ये समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुरुष धरा कला को ही अस्थिधरा कला क्यों कहा जाता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि या एव करा कला पित्तधरा सा एव मज्जधरा कला। ओके, तो जहां पे पित्तधरा कला होती है वहां पे ही मज्जधरा कला होती है, मज्जधरा कला वहां पे होती है जहां पे पित्तधरा कला होती है। तो ये तो हमने इसके पहले भी देख चुके हैं, और डिटेल में जब हम मज्जा धातु पढ़ेंगे तब ये देखेंगे। उसी प्रकार का वर्णन यहाँ पे आया है कि जिस प्रकार जहाँ पे पुरुष धरा कला होती है वहीं पे अस्थिधरा कला होती है। ऐसा क्यों होता है? तो उसको हम पॉइंट वाइज विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहली बात कही गई है कि पक्वाशय व अस्थि धातु ये दोनों शरीर घटक वात दोष के स्थान है। आपको पता है जब हमने वात दोष का वर्णन पढ़ा था उस वक्त देखा था कि पक्वाशय जो होता है, पक्वाशय ये वातों के सभी स्थानों में, पक्वाशय कटिशक्ति श्रोत्रस्थि प्रश्न जो भी उसके स्थान थे उसमें पक्वाशय जो होता है ये वात का प्रमुख स्थान था। ओके, और अस्थि धातु इन दोनों शरीर घटक वात दोष के स्थान है। तो पक्वाशय उसका प्रमुख स्थान है और अस्थि के साथ वात का आश्रय आश्रय संबंध होता है, तो इसीलिए अस्थि भी उसका स्थान है। पक्वाशय वात दोष की उत्पत्ति स्थान का नियंत्रक है। तो पक्वाशय क्या करता है? वात दोष की निर्मिति उसके अंतर्गत होती है, तो उसका उत्पत्ति स्थान भी है और उसका नियंत्रक है। अगर पक्वाशय में योग्य मात्रा में वात की निर्मिति होगी तभी वो शरीर में के वात का संतर्पण कर पाएगा। तो उसमें योग्य मात्रा से वात की निर्मिति होगी तभी वो संतर्पण कर पाएगा। इसका मतलब उसका नियंत्रण इसके हाथ में होता है। जिस प्रकार का वात वहां पे निर्माण होता है उस प्रकार की वात के द्वारा शरीर की वात को ताकत दी जाती है। तो ऑब्वियसली उसका आश्रय आश्रय संबंध जब अस्थि का वात के साथ है तो उसके ऊपर भी पक्वाशय का कंट्रोल हो जाता है। पक्वाशय के पुरुष धरा कला की वजह से किट्ट भाग से पुरुषमल, मूत्रमल, वायुमल अलग अलग होता है। तो पक्वाशय के अंतर्गत क्या होता है? पक्वाशय
में पुरुषधरा कला होती है, और वहीं पे यानी जो कोलन होते हैं उसके अंतर्गत आपको पता है जो डाइजेशन की आपका डाइजेशन सिस्टम भी हो चुका है और वात भी हो चुका है, तो वहां पे क्या होता है उस स्थान पे जो ऑस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है कोलोन की, उसकी वजह से सेपरेशन ऑफ सॉलिड फीकल मैटर एंड लिक्विड, इसका सेपरेशन किया जाता है। ओके, और उसी वक्त वहां पे जो कोलाई की फैमिली होती है, ओके, उसकी वजह से गैसेस का भी क्रिएशन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से। तो वहां पे जो भी सॉलिड फिकल मैटर होता है, उसके बाद फिर लिक्विड मैटर्स होता है, ओके, जो फिर बाद में गविनी के द्वारा इसे मूत्राशय तक पहुंचता है। ओके, दैट इज प्रोसेस। और उसके साथ साथ वहां पे वात की भी निर्मित होती है, ओके, वायु की भी निर्मित होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण, और वहां पे उसको सेपरेशन किया जाता है, उसको अलग अलग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि वातकर आहार की वजह से पक्वाशय में वात वृद्धि। अब यहाँ पे यहाँ से आप चार्ट बना सकते हो, क्योंकि इसके बाद के जो भी पॉइंट्स है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे वातकर आहार की वजह से पक्वाशय में वात वृद्धि होती है। शरीर में वात की निर्मित वातकर आहार के ग्रहण से ही होगी। अगर आपने ज्यादा मात्रा में वात वृद्धि करने वाले आहारों का सेवन किया तो उसकी वजह से पक्वाशय में वात की वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा वात की वृद्धि होने के कारण? तो वात प्रकोप के बाद पक्वाशय स्थित वात दोषों के इतर स्थान में प्रसारित होकर वहां पे आश्रय लेगा। जब भी किसी दोष की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमने षट क्रियाकाल देखा है, तो वहां पे उसकी जो स्थान होता है वहां पे उसका संचय होता है, उसके बाद उसका प्रकोप होता है, और जब वो अपने स्थान में पूरी मात्रा में पूरित हो जाता है, उससे भी ज्यादा उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो वो अपने स्थान से प्रसारित होता है, उसके आजू बाजू के स्थानों में चला जाता है। और अस्थि का स्थान तो संपूर्ण शरीर में होता है, और अस्थि का वात के साथ आश्रय संबंध भी होता है, तो अस्थि में वो आश्रय ले लेगा। ये होने के कारण क्या होता है आगे पक्वाशय प्रकोपित वात दोष स्थान अस्थि धातु में आश्रित। तो वहां पे जो प्रकोपित हुआ वात दोष होता है वो वहां से निकलकर वात के स्थान अस्थि में आश्रय ले लेता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अस्थि धातु वात दोष का आश्रय संबंध वात वृद्धि की वजह से अस्थि धातु का क्षय होकर अस्थि व उसके निर्मित संधियों में विकृति। जब आश्रित संबंध के द्वारा ज्यादा उत्पन्न हुआ वात अस्थियों में आ जाता है, उस वक्त वात वृद्धि होने की वजह से अस्थि धातु जो होता है उसकी विकृति होती है, और विकृति में यहाँ पे उसका क्षय होगा, क्योंकि वात और अस्थि इसका आश्रय संबंध होता है, दैट इज अ कॉन्वर्स। इसके पहले हम ये देख चुके हैं कि पित्त का आश्रय संबंध जो होता है वो श्वेत और रक्त के साथ होता है। उसके बाद रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, पुरीश, मूत्र, इन सभी का आश्रय संबंध कफ का के साथ होता है, और इनमें उनका रिलेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओनली जो वात होता है उसका आश्रय संबंध जब अस्थि के साथ होता है, यहाँ पे ये संबंध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, यहाँ पे ये संबंध इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो शरीर में वात बढ़ेगा तो अस्थि कम होगी,
अब वात बड़ा है, प्रसारित हुआ है, अस्थि स्थान में आया है, उस वक्त क्या होगा, वहां की अस्थि जो होती है, अस्थि का क्षय होगा, और अस्थि का क्षय होगा तो अस्थियों से संलग्न जो संधि होगी उसका भी क्षय होगा। शरीर में वात बढ़ता है तो कफ कम होता है, संधियों में विकृति होगी, वहां के श्लेषक कफ में क्षय होगा, और अस्थि तथा संधियों में विकृति उत्पन्न हो जाएंगी। नॉर्मली भी जब वात के बारे में कहा जाता है कि वात बढ़ गया, उसके कारण हड्डियों में दर्द होता है। तो जब भी वात बढ़ता है, वात की मात्रा शरीर में बढ़ती है, वात विकृति होती है, तो उसका परिणाम अस्थि के ऊपर होता है, और उसी की वजह से वहां पे पेन होता है। एंड पेन, दर्द, दैट इज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वात दोष। वात दोष जब भी उत्पन्न होता है, जब भी बढ़ता है, तो वो पेन करता है, दर्द करता है। ओके, इसीलिए वहां पे दर्द होता है, और इसीलिए इस प्रकार से कहा जाता है कि वात के कारण हड्डियों में दर्द होता है। ये विकृति होने के कारण क्या हो जाएगा कि अस्थि क्षय तथा अस्थि विकृति के प्रमुख चिकित्सा बस्ती चिकित्सा के वजह से पक्वाशय व पुरुषधरा कला के कार्य में सुधार होकर अस्थि विकृति कम होने में मदद। तो अस्थि विकृति की जो चिकित्सा होती है, अस्थि विकृति की प्रमुख चिकित्सा बस्ती है। क्यों बस्ती है? क्योंकि वात के ऊपर की प्रमुख चिकित्सा जो होती है वो बस्ती होती है, और वात के ऊपर की प्रमुख चिकित्सा बस्ती है, इसका मतलब पक्वाशय और पुरुषधरा जो पक्वाशय में स्थित रहती है उसके ऊपर की प्रमुख जो चिकित्सा है वो भी बस्ती है। और बस्ती चिकित्सा देने के कारण जब पक्वाशय में सुधार होता है, उसके अंदर के पुरुषधरा कला में सुधार होता है, उसी के साथ अस्थि विकृति में भी अगर हमने बस्ती दी तो अपने आप वो कम हो जाती है, क्योंकि ये सभी भी जो चीजें होती है एक दूसरे से संलग्न है। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ पे पुरुष धरा होती है वहीं पे अस्थि धरा कला भी होती है, तो दोनों के ऊपर की चिकित्सा एक ही है। ओके, उसके बाद कहा गया है कि वात रुद्धिकर आहार, पक्वाशय व अस्थि इन दोनों शरीर घटक के विकृति का कारण। वात रुद्धिकर आहार पर नियंत्रण तथा बस्ती चिकित्सा इस उपाय की वजह से पक्वाशयगत पुरुष धरा कला व अस्थि इन दोनों घटकों का आरोग्य सुधरता है या ठीक रहता है। इससे पुरुष धरा कला व अस्थि धरा कला एक है, यह सिद्ध होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि वात रुद्धिकर आहार जो होता है, जिस कारण वात की रुद्धि होती है, वो आहार पक्वाशय और अस्थि इन दोनों घटकों की विकृति का कारण होता है, क्योंकि ये दोनों घटक अस्थि हो या पक्वाशय हो वात से संबंधित है। तो हम वात वृद्धि कर आहार करेंगे तो उसकी वजह से इन घटकों के ऊपर परिणाम होगा, और इन दोनों के ऊपर की चिकित्सा जो होती है, अस्थि हो या पक्वाशय, उसकी चिकित्सा ये है कि वात वृद्धि कर आहार का सेवन न करें, और बस्ती देने की वजह से क्या होता है, पक्वाशय के अंतर्गत की जो पुरुष धरा कला होती है वो और अस्थि इन दोनों घटकों की जो हेल्दी कंडीशन है वो क्रिएट होती है बस्ती चिकित्सा की वजह से। और वातकर आहार न करने की वजह से क्या होता है, तो पुरुष धरा कला व अस्थि इन दोनों की जो हेल्दी स्टेज होती है, जो उसकी योग्य मात्रा होती है, उसकी जो लेवल होती है वो मेंटेन की जाती है। और इसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि पुरुष धरा कला वो अस्थि धरा कला एक ही जगह होते हैं, ये सिद्ध होता है। तो इतना जो हमने लंबा एक्सप्लेनेशन देखा, उससे एक मेन बात, एक
एक्सट्रैक्ट, एक तात्पर्य निकलता है, और वो है इंपॉर्टेंट है। सुन, पक्वाशय व अस्थि धातु यह दोनों शरीर घटक वात स्थान होने की वजह से पुरुष धरा कला ही अस्थि धरा कला यह सिद्ध हो जाता है। तो पक्वाशय के अंतर्गत रहती है पुरुष धरा कला, और पक्वाशय और अस्थि धातु ये दोनों शरीर घटक वात के स्थान है, और इसकी वजह से पुरुष धरा कला ही अस्थि धरा कला है, यह हम प्रूव कर सकते हैं। तो दैट इज प्रूव। तो आप इसको चार्ट के द्वारा लिख सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिस प्रकार से रुक ही मूल स्थान होता है मेद का, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, उसी प्रकार ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। चाहे इसको आप दोबारा सुन लो और समझ लो, लेकिन इससे जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो इतना ही निकालना है कि पित्तधरा कला, सॉरी, पुरुषधरा जो कला होती है, पुरुषधरा कला ही अस्थिधरा कला होती है, और वो दोनों भी स्थान जो होते हैं वो वात के स्थान होते हैं। और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये निकलता है कि वात के वर्धक आहार का सेवन न करना, यह बस्ती चिकित्सा, ये पुरुषधरा कला, वात और अस्थि विकृति के ऊपर की चिकित्सा है। तो ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस उससे निकलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, छठे नंबर का पॉइंट, कि अस्थि धातु का पांचभौतिक संगठन। तो जो श्लोक है वो वाणिमती टीका का श्लोक है, सुश्रुत सूत्र स्थान 15/8, सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें अध्याय का 8वें श्लोक, यानी टीका का श्लोक है। अस्थि पृथ्वी अनिलात्मकम, मीनिंग काफी साफ है कि अस्थि धातु में मुख्यतः दो महाभूत पाए जाते हैं, एक होता है पृथ्वी और दूसरा होता है अनिल यानी वायु। पृथ्वी महाभूत अस्थि धातु पे होने वाले परिणाम। अब ये जो पृथ्वी महाभूत होते हैं और वायु महाभूत होते हैं, ये अस्थि में होने के कारण उन दोनों के ऊपर क्या परिणाम होते हैं, उसमें क्या चेंजेस होते हैं, ये आगे एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है कि पृथ्वी महाभूत जो अस्थि में होता है उसकी वजह से क्या परिणाम होते हैं। तो पृथ्वी महाभूत जो अस्थि में होता है उसकी वजह से उससे मजबूती मिलती है। शरीर की प्रत्येक अस्थि का एक वैशिष्ट्यपूर्ण आकार, जिसकी वजह से शरीर को एक विशिष्ट आकार प्राप्त होता है। तो शरीर के अंतर्गत जितनी भी अस्थियां होती है उसको स्पेसिफिक साइज एंड शेप होता है। आपने रचना में पढ़ा होगा कि हर जो बोन होता है उसके सरफेसेस होते हैं, एक्सट्रीमिटीज होती है, प्रोसेसेस होती है, मार्जिन्स होती है। तो ये सभी की सभी जो अस्थि की रचना होती है वो एक वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकार से निर्मित होती है, उसको एक स्पेसिफिक शेप एंड साइज होता है। ओके, दैट इज देयर स्पेशलिटी, दैट इज देयर यूनिकनेस। अलग अलग अस्थि का अलग अलग होता है, और जो मूर्त आकार देने का कार्य होता है वो पृथ्वी महाभूत का होता है, और पृथ्वी महाभूत उसमें होने के कारण ही उसे ये विशिष्ट आकार मिलता है, और उसके विशिष्ट आकार के द्वारा ही शरीर के ऊपर जो लेपित चीजें होती है, मांस में तथा त्वचा, उसके द्वारा शरीर को भी एक शेप मिलता है। तो शरीर के अंतर्गत या बाह्य जो उसको आकार मिला है वो पृथ्वी महाभूत की वजह से प्राप्त हुआ है। पृथ्वी महाभूत की वजह से अस्थि कंकाल शरीर के भार को संभाल कर मनुष्य जमीन पर दो पैरों पे खड़ा रह सकता है। तो जो शरीर का अस्थि कंकाल बना हुआ रहता है वो पृथ्वी महाभूत के द्वारा निर्मित होता है, और उसी के द्वारा व्यक्ति खड़ा हो पाता है। और दूसरा जो महाभूत होता है वो होता है वायु महाभूत। तो जो भी अस्थि महाभूत के अंतर्गत खाली स्पेस होता है, वैक्यूम होती है, वैक्यूम तो नहीं होता है, सुशीर पार्ट होता है, जिसकी वजह से बोन्स लाइट वेटेड होते हैं।
जो स्थान होता है मज्जा धातु का, या फिर मज्जा धातु के लिए जो खाली स्पेस बोन में निर्मित किया गया है, बनाया गया है, ओके, वो वायु महाभूत के द्वारा निर्मित होता है। ओके, तो इस प्रकार से जो अस्थि महाभूत होते हैं उसके अंतर्गत पंच महाभूतिक संगठन में दो होते हैं, पृथ्वी महाभूत तथा अनिल। इस प्रकार से हमने इसके पंचभौतिक संगठन देख लिया है। तो इसके 6 पॉइंट्स हो चुके हैं। तो इसके अंतर्गत के जो भी श्लोक हैं जो आए हैं, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन जिन श्लोक के बारे में मैंने सिर्फ कहा गया है कि एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, तो आप उसको देख के लिख लीजिएगा, तो समझ गया होगा।